सभी को मेरा प्रणाम। और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत और आजादी के अमृत उत्सव के तहत हम ये 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के द्वारा 10 दिवसीय एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में जो जिला समन्वयक इको क्लब, उनके जो छात्र छात्राएं और जो विषय विशेषज्ञ है, उनके द्वारा छात्रों को अपने पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्स्थापन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दिया जाना है। आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में हर जिले के जिला समन्वयक और उनके बच्चों को मौका दिया जा रहा है तथा इस कार्यक्रम के द्वारा जो वक्तव्य प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके हम MOEFCC भेज रहे हैं। कल पहले दिन इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र किया गया था, जिसमें सूरजपुर जिले से छात्र छात्राओं ने भाग लिया था और इस कार्यक्रम को MOEFCCF में भेजा गया, जहां इस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया गया। आज द्वितीय दिवस हमारे बीच श्री सतीश कुमार उपाध्याय जी, जिला समन्वयक ओडिया जिले से है। काफी विद्वान और काफी सब्जेक्ट पर ज्ञान रखने वाले हैं, साहित्य प्रेमी है। इनकी कविताएं बहुत ज्यादा जो है भारतवर्ष के अलग अलग, छत्तीसगढ़ के अलग अलग मैगजीन में प्रदर्शित हो चुके हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में दूसरे वक्ता जो है डॉक्टर अनुपम तिवारी जी हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर है CV रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर। डॉक्टर अनुपम तिवारी जमीनी स्तर पर बहुत काम करते हैं, उन्हें बहुत पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। डॉक्टर अनुपम तिवारी जी की विशेषता ये है कि ये जमीनी स्तर पर रूरल टेक्नोलॉजी पे काफी इनोवेशन का काम करते हैं और काफी सरल व्यक्तित्व के बहुमुखी प्रतिभा के धनी हम डॉक्टर अनुपम तिवारी जी का स्वागत करते हैं। इसके अलावा इको क्लब सदस्य के साथ में जो इको क्लब सदस्य बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आज पूनम सिंह हमारे बीच जुड़ेगी, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे बात करेंगी आपके साथ में। तो आज हम पहले वक्तव्य देने के लिए वक्ता के रूप में श्री सतीश कुमार उपाध्याय जी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद पानु जी, और खासकर ऐसे वेबिनार आयोजन के लिए जिसमें पर्यावरण के मंच पे हम लोग काम करने वाले लोगों को ये अवसर दिया जाता है। और हम भी चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो दूर तक पहुंचे। मैं एक छोटे से जिले कोरिया में निवास करता हूं और राष्ट्रीय हरित वाहिनी कोरिया का जिला समन्वयक भी हूं। इस मंच के माध्यम से, हालांकि ये मंच अभी मिला, इसके पहले के संबोधन हमारा एक पर्यावरण मंच है, उस मंच के माध्यम से हम काम करते रहे हैं। तो और यहाँ पर ये बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि आने वाले समय में रायपुर से जो प्रयास हो रहे हैं उसमें मनेन्द्रगढ़ का नाम जैव विविधता के लिए चयनित है, जहाँ पार्क बनना है। तो थोड़ी सी कोशिश हम लोगों ने भी की और इस मनेन्द्रगढ़ में 28 करोड़ वर्ष पुराना फॉसिल्स जीवाश्म भी मौजूद है। जब कभी आप लोग आएंगे तो उसको भी अपन देखने जाएंगे। उसको संरक्षित करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ रहा है। तो जो हमारे जो प्रकृति को समझने की जो बात है, हमारे जो नेचर को जानने की बात है, उसके बहुत सारे आयाम पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो ये कि यदि हम पुनर्चक्र की बात करें, थोड़ी सी बात पहले पुनर्चक्र की, फिर जैव विविधता की बात करूंगा और इसके बाद मेरा अपना जो, जैसा पानु जी ने कहा कि साहित्य के माध्यम से प्रकृति को जोड़ना, यानी प्रकृति से लोगों को जोड़ना साहित्य के माध्यम से, वो कैसे संभव है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। बहुत सही है कि जो हम इस समय फल खा रहे हैं, जैसे मैंगो, आम खा रहे हैं, आम की गुठली कचरे में चली जाती है और वो न जाने कहाँ जाती है।
उसको जो है आपके घर परिवार के सदस्य जो आम चूसते हैं उसकी गुठली को यदि संरक्षित किया जाए, जैसे कि हमने भी कोशिश किया 1 किलो 1 किलो आम में 12-15 गुठली मतलब आम आते हैं, और वो आम बढ़िया जब तैयार हो जाते हैं, इन्हें पक जाते हैं, तो उसको जो है चूसने के बाद उसकी गुठली को सुरक्षित रख रहे हैं, और सुरक्षित रखने अभी से वो जो है आने वाले समय में वो पनपेंगे और हमें जो है एक नया पौध दिलाई देगा। अच्छा, अभी क्या है कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई तो लोग नेचर की तरफ निहारने लगे उसके बरगद को समझने लगे, आम को समझने लगे और पीपल को समझने लगे। तो लोगों ने ये कहा कि हमारे परिसर में पीपल लगाया जाए, ये चेतना आई। तो पीपल जो सहज रूप से हमारे निगाहों के सामने से गुजरते हैं, हमारे सामने रहते हैं, उस पीपल को संरक्षित करके लगाने का ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी हो गया है। अभी तक जो फलों के जो छिलके हैं उनके जो पोषक तत्व हैं उनके माध्यम से भी जो है कहना चाहिए पोषण देने की प्रक्रिया को भी हमने प्रारंभ किया है, और आने वाले समय में ये आम और जो फल हैं, जो मौसमी फल हैं, जो गुठली से पैदा हो सकते हैं, गुठली से विकसित हो सकते हैं, उनको भी करने का है। 5 तारीख को पर्यावरण दिवस पर जिस परिसर में बहुत पहले बरगद को लेकर परिकल्पना थी कि फैलेगा तो हमारा बिल्डिंग ये होगा, उसके दूर में जो है बरगद लगाने और पीपल लगाने की ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अभी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है कैच द रेन, बहुत सही है कि जब 2 महीना 3 महीना तो पानी मिलता है और इसके बाद पानी नहीं मिलता। मैंने देखा मनेन्द्रगढ़ कोरिया के 4 किलोमीटर के बाद उस परिधि में बंदरों की मौत पानी ना मिलने के कारण हो गई। कोई पोषक चीज है नहीं, कोई जंगल में कुछ बचा नहीं, तो बहुत तेजी से। तो मैंने बहुत सारे ऐसे माध्यम से यहाँ के एनजीओ से और ये वन विभाग के अफसर वगैरह से ये बात किया कि साहब वैकल्पिक रूप से जो है जब गर्मी बहुत पड़ती है तो पानी देने के लिए जो है छोटे छोटे जो गड्ढे करके टब रखे जाएं, वहां पे पानी दे दिया जाए ताकि आसपास के पशु पक्षी आकर पानी पिए। ये अच्छी बात है कि हमने यहाँ के जो सिद्ध बाबा पहाड़ी है उसके टहनियों पर भी हमने जो है मटके बांधे हैं और सकोरा अभियान चलाया है पशु पक्षियों के लिए। सेल्फी विद सकोरा, यानी आप सेल्फी ले और भेजें सकोरा के साथ, और उसको जो है हम अपने स्तर से जो है प्रोत्साहित करेंगे, आपको बुलाकर जो है हम आपका मान करेंगे, सम्मान करेंगे। पर्यावरण की बहुत सारी इकाई को बचाने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे काम हो सकते हैं, और छोटे काम से ही समझिए एक अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं है, कर रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि यानी पर्यावरण प्रेमी एक ही पेड़ पर 300 से ज्यादा वैरायटी के आम उगाने में सफल हुए। और कोरिया जिले की मैं बात करूं, ये जो 300 से ज्यादा वैरायटी है, ये कहीं देश का उदाहरण है, मेरे सामने आया तो मैंने इसको बताया। यहीं पर है कोरिया जिले के सोनहत विकास खंड में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो ऐसे एटमॉस्फेयर पर जो है पनपते थे, लेकिन उनको ऐसे खाद पानी दिया गया और आज वो बहुत अच्छे जो है पनप रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रजाति के भी हैं। यहाँ पर सोनहत के जंगलों की बात करें, यानी कोरिया जिले के 17 से 25 किलोमीटर के परिधि में जो पादप प्रजाति हैं उसमें जो है पाथर फोड़ी, सर्प, गंधा, गरुड़ फल, निर्मली, चिरायता, जंगली प्याज, शतपर्णी, ये सब
बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। अब कालांतर में धीरे धीरे चेतना ऐसी शहरी चेतना आ गई है कि अब वो खोजने से नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी यदि उनको बताया जाए तो निश्चित रूप से जो विलुप्त होती जो प्रजाति है, वो जो है पादप प्रजातियां हैं, उनको संरक्षित किया जा सकता है। और इस बार ये बहुत अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक अच्छा निर्णय लिया है। वन विभाग वालों को एक निर्देश दिया है। अब हर साल तो करोड़ों पौधे रोपित किए जाते हैं, इस बार भी करोड़ों का लक्ष्य है। बहुत प्रयास के बाद भी जो है बहुत कम मात्रा में कुछ पौधे बचते हैं जो आगे जाके पनपते हैं। बरगद और पीपल आज से हमने जो 20-25 वर्ष पहले लगाया था, एक ऐसी आत्मिक खुशी होती है, आज वो परिपक्व वृक्ष बन गए हैं। महिलाएं उस बरगद पर जो है सूत बांधती हैं, डोरा बांधती हैं, पूजा करती हैं, पीपल की पूजा होती है। बहुत सारे लोग अपने परिजनों के घट बांधते हैं, चाहे जैसा भी है, तो वो इस कारण से वो सुरक्षित है। बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहां पर पीपल पेड़ के नीचे खाट लेके लोगों को जो है लेके चले आए कि साहब ये 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला है। ये चेतना तो आई। कोरिया जिले के जहां जहां हम जब निकलते हैं तो लोग अब मना नहीं करते। नहीं तो पहले पीपल को लेकर था कि रात में पत्ता हिलता है तो हम काला साया देखते हैं। ये सारी चीजें अब किनारे हो गई। लोग कहते हैं नहीं, ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है ये वृक्ष बहुत बढ़िया है, लगाइए। तो ऐसे हम 144 पीपल के छोटे पौधे तैयार किए हुए हैं। तैयार क्या किए हैं, कहीं पर जो है लगा हुआ दिखा, एक दिन पहले पानी डाल के धीरे से निकाले और गीली मिट्टी लगा के रख दिए। 5 तारीख को लगाएंगे, बरगद लगाएंगे। बरगद लगाने वाले हमारे एक मित्र हैं जो पर्यावरण के हमारे साथी हैं, वो मिलकर हम लोग जो है ये काम करने वाले हैं। तो इस बार वन विभाग का जो है 3 करोड़ 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा है, हर बार करोड़ों का लक्ष्य रहता है, इस बार भी लक्ष्य है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि सारे जो है फलदार पौधे होंगे और वन औषधि पौधे होंगे। वन औषधि पौधे जैसा कि आयुर्वेद को स्थापित करने की बात है, पूरी दुनिया जानती है कि ये शाश्वत काल वेद पुराणों का ये जो है एक औषधि चिकित्सा ये रहा हुआ है। तो आने वाले समय में जब करोड़ों करोड़ों वन औषधि के पौधे लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये छत्तीसगढ़ भी हरा भरा होगा। और वन औषधि जो विलुप्त होते जा रहे हैं, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में जैसे बेलाडीला की पहाड़ियों पर पामेड़ मातला रिजर्व फॉरेस्ट में कुरसेल घाटी के जंगल में भारी तादाद में कभी औषधियां पाई जाती, लेकिन अब यदि आप जाएं तो बहुत ही कम बिरले ही प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से ये जो बस्तर के नरहरपुर, ठाकुरदाई, तलेमुत्ते, कटरेंगा देवी स्थान पर काफी कुछ वन औषधि थी। महुआ, नीम, भेलवा, धावड़ा, ये सारी चीजें जो है वहां पर पाई जाती थी। अब पुनः उनका रोपण वहां के लोगों को लेकर जन जागरूकता के माध्यम से किया जा रहा है। अब मैं अपने कोरिया जिले की बात करूं, वन औषधि में यहाँ पर तेज पत्ता, जहाँ पर मैं सुनहत की बात बता रहा हूँ, आदरणीय तिवारी जी शायद मेरी बात सुन रहे हैं, बाकी सभी लोग तक आवाज जा रही है। तो यहाँ पर जो है ऐसे हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे पूछा जाए तेज पत्ता, बोले हाँ किराना दुकान में है ना, अम्मा मंगाई थी, मैं लेके आई थी। ये कहाँ से आता है, क्या है, ये परिकल्पना नहीं है। जो हम दिखा सकते हैं, परिस्थिति समान होने के बाद उनको हम सिंदूर दिखाएंगे। सिंदूर के पौधे, तेज पत्ता, कपूर यहाँ पे लगे हैं, काजू, बादाम, लौंग, इलायची, बेल, बिना कांटों वाला बेल, रुद्राक्ष, शतालू, रामफल औषधि पौधे, ये कोरिया के जलवायु में पनप रहे हैं। और इसको जो है देखने के लिए मैं बड़े दुर्गम क्षेत्रों में गया भी, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। और खासकर वो जो पूरी बगीचा है, उन्होंने कहा कि आप देखने आए, आपको कौन बताया? हमने कहा भाई कहीं मैं समाचार पत्र में या कहीं में पढ़ा था।
तो अपने कोरिया जिले में कहाँ पर है क्या? तो बोले साहब आप आए हैं, अब आपको हम डबल करके दिखलाएंगे। वो 3 साल में वास्तव में वो लग गए और डबल बोले लोग आ रहे हैं देखने के लिए, यानी हमारे बगीचे में कोई चीज है। मैंने कहा भाई अनोखी चीज है, इसको आप जो है वो मत करो। बोले साहब बेचने वाला था यहाँ पर प्लाट वगैरह। मैं बोला देखिए जहां तक हो सके, जब तक आप हैं इतना पोषित किए हैं आपके दादा परदादा, इसको आप आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार से ये जो है काम चल रहा है। और इस बार जो है औषधि पौधे छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग जो है इसको आगे बढ़ा रहा है। अब मैं आऊं कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की बात कर रहे हूँ, तो अभी रायपुर में काम शुरू हो गया। ऐसा कोरोना काल परिस्थिति में तो ऐसी डीपली रिपोर्ट तो मिल नहीं रही है, लेकिन मुझको जैसे जानकारी मिली है कि अभी 5700 हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में या 17 जिलों की तो जानकारी है जहां पर जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाना है। उसमें मननगढ़ भी है। मननगढ़ इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक दो जगह पर और है जीवाश्म में 28 करोड़ वर्ष पुराना, और अपने मननगढ़ में भी है जिसको हम लोगों ने संरक्षित किया, बार बार निवेदन किया, पत्राचार किया दिल्ली तक, तो उसका कहीं असर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जैव विविधता पार्क जो पर्यावरण का ही एक अंग है, बच्चे पर्यावरण के प्रति रुचि जागृत हो, ये जीवाश्म में क्या है, ये कितने करोड़ वर्ष का कैसे है, उसका क्या इतिहास रहा, गूगल में सर्च करके बच्चे देख रहे हैं, वहां पर मननगढ़ का उल्लेख है। तो वन मंडल बस्तर से लेकर सरगुजा और कोरिया तक जैव विविधता पार्क यदि वन विभाग ने ये उनकी मंशा है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ पर जैव विविधता पार्क बनेगा। लगभग छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में ये जैव विविधता पार्क का चयन हुआ, जिसमें राजनांदगांव भी है, कांकेर है, बिलासपुर, बलौदा बाजार, धमतरी, कोरबा, जसपुर, दक्षिण कोंडागांव, मरवाही, मननगढ़, कवर्धा। अब ये आने वाले समय में बनेगा। आज ये शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से ये बेहतर काम भी होगा। तो मैं अब कुछ जो बातें हैं जिसको मैंने अपने तरीके से लोगों को मोल्ड किया है, जैसे कि नारियल लेकर जो है पानी बताने वाले जो लोग हैं, वो नारियल जहां घूम जाता है वहां नीचे पानी होगा, कई बार उनका गणित भी फेल हो जाता है। तो पानी महत्ता क्या है? पानी जो वाटर हमें मिल रहा है, जो आसमान से, जो आकाश से, जो वर्षा ऋतु का जो पानी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक मोटो है कैच द रेन, तो इस बार उस पर हम काम करने के लिए एक एटमॉस्फेयर बनाए हैं। कोरोना काल ने थोड़ा डिस्टर्ब किया। मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे प्रतीक के रूप में हमने लिया है और वहां पर गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और ये जो चर्चा होती है कि राजहंस पाखे फैलाओ, राजहंस पाखे फैलाओ, लहर यहाँ भी आएगी, नमी जमी पर थिरक रही है, हरियल गीत सुनाएगी। तो ये और भी लोग हैं चर्चा करने के लिए। इसी के साथ ही बहुत सारी बातें फिर कभी अवसर मिलेगा जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपके एक अच्छे ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए हम हमेशा आभारी हैं कि हम जब आपको याद करते हैं आप बिल्कुल तैयार रहते हैं बच्चों को अपना संदेश देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर अनुपम तिवारी जी, एसोसिएट प्रोफेसर सीवी रमन, कोटा बिलासपुर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद सर। आप आवाज आ रही होगी मेरी सबको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अरे आप सभी को धन्यवाद सर मुझे अवसर देने के लिए। और एक बहुत अच्छा विषय है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में जो हमारे सम्माननीय अतिथि सतीश उपाध्याय जी हैं, मैं उनका, साथ में पानू हल्लर जी और हमारी बच्ची, नाम याद नहीं आ रहा है, गुड़िया का, और आप सभी जो वक्ता हैं, निश्चित रूप से हम सभी एक जागरूक हैं और जागरूक बनना ही होगा। यह समय की मांग है और यदि हम जागरूक केवल बने
तब भी काम नहीं चलेगा। जागरूक बनने के साथ साथ हम सबको मिलकर इसे क्रियान्वित करना पड़ेगा, नहीं तो उसका परिणाम हम सबके सामने है। कोरोना काल में हमने देखा है, जिस ऑक्सीजन को हमने बर्बाद किया है, जिस पर्यावरण को बर्बाद किया है, छिन्न भिन्न किया है, उसका बदला प्रकृति ने हमसे किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए तरसा तरसा कर लिया है, इसको हम सब ने देखा है। आज निश्चित रूप से जितने लोग हम जुड़े हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अभी सतीश उपाध्याय सर ने बहुत सारी जानकारी बताई। हम लोग भी मैं बेसिकली रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक छोटा सा प्राध्यापक हूँ, और इसके माध्यम से ही हम प्रकृति का कैसे संरक्षण करें, पारिस्थितिक तंत्र का कैसा हम उसका जो है पुनः स्थापित करने की बात कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है, जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन या पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, ये टॉपिक रखा गया है। आज सोचिए, पारिस्थितिक तंत्र को पुनः बहाली करने की हम बात कर रहे हैं। हम आप में पारिस्थितिकी तंत्र को जिन्होंने बनाया और जो सिस्टम बना था, आज हम कहां से कहां आ गए, उसकी बहाली की बात की जा रही है। अब सवाल ये आता है कि इस पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे हमने पहुंचा क्यों? तो थोड़ा सा हम पारिस्थितिक तंत्र को देखें, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। मैं धर्म, विज्ञान सभी को थोड़ा सा अपने वक्तव्य में जोड़ने की कोशिश करूंगा। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं, शायद एक सेशन हो चुका है, तो उस सेशन में हमने पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसको कैसे डेवलप करना है, पर्यावरण क्या है, बायोडाइवर्सिटी, इस पर शायद एक सेशन में ऑलरेडी बहुत सारी चर्चाएं हुई होंगी। निश्चित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य आप हम सब जानते हैं, जो भौगोलिक तंत्र से है और जो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, जिसमें अजैविक पदार्थ, ऊर्जा, स्थल मंडल, वायुमंडल सब हैं। सरल भाषा में हम समझें तो वन, तालाब, झील आदि प्राकृतिक जो पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं, बगीचा, खेत आदि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के ये उदाहरण हैं। पारिस्थितिक तंत्र को हम सरल भाषा में ही समझें और सरल उपाय के साथ हम कार्य करें, तभी ज़्यादा बेहतर है। यदि हम इसकी शब्दावली में जाएं, इसके सैद्धांतिक चीज़ों को देखें, बहुत सारी चीज़ों को, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अभी आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसको बचाने की, इसको पुनर्बहाल कार्य करने की जरूरत। लेकिन जहाँ पर भी ये सब चीज़ें बात आती हैं ना, तो जैसे हम शैक्षणिक समुदाय से हैं या वैज्ञानिक समुदाय से हैं, ऐसा नहीं कि हम ही काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम जो गांव से जुड़े लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल के हैं, उन लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी इसकी बात आती है, दीदी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, लेक्चर चल रहा है, सॉरी, तो मैं बंद कर लूंगा बोलना। तो इस तरीके से जब बात आती है, तो हम जो वैज्ञानिक समुदाय होता है वो सामने आ जाता है कि नहीं, हम श्रेष्ठ। यहाँ श्रेष्ठता की लड़ाई नहीं, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की आवश्यकता है और ऐसे कारणों को समझने की आवश्यकता है। जो हमारा, जब भी हम शांति की खोज करते हैं ना, सुकून की खोज करते हैं, और इस सुकून को, शांति को बढ़ाने की जब हम कोशिश करते हैं, तब एक ही चीज़ है जो ये पारिस्थितिक तंत्र हमको सुकून देती है, शांति देती है, और इसकी खोज में हम यही प्रकृति कर आते हैं। पूरा रास्ता प्रकृति के माध्यम से गुजरता है। हम समझें कि जो हमारा पर्यावरण है, इस ग्रह पर जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पहलू जो है वो हमारा पर्यावरण है। इसके बिना हम एक भी दिन जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। एकमात्र चीज है यह पर्यावरण जो जीवन को केवल जीवन नहीं देती है, जीवन को टिकाऊ बनाती है और उपयोगी बनाती है। मतलब जीवन में सस्टेनेबिलिटी लाती है और यूजफुल बनाती है। बहुत आनंदमयी तरीके से जीवन को जीना हमें यह प्रकृति सिखाती है। पर हमने इस प्रकृति का
अपने उपभोग के लिए इतना अंधाधुंध इसका शोषण करना हमने चालू कर दिया, जिसकी चरम सीमा हो गई। आज उसका परिणाम प्रकृति हमें दे रही है। जो प्रकृति का संरक्षण की बात कर रहे हैं हम, प्रकृति में जो पारिस्थितिक तंत्र की बहाली की बात कर रहे हैं, उससे सीधा सीधा तात्पर्य है कि इसकी बहाली से हमारा अर्थ है कि उस पारिस्थितिक तंत्र की वसूली जैसा था और हमने क्या कर दिया, तो उस स्थिति में इसकी पुनर्स्थापन करना ही हमारी जो मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को डेवलप करने के लिए एक विजन बनाया गया है। मार्च 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी वर्ष 2021 से 30 के दशक को पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर UN दशक घोषित किया है, जिसमें से प्रमुख विजन है दशकों के लिए एक ऐसे विश्व का निर्माण करना जहां वर्तमान तथा भविष्य में पृथ्वी के सभी जीवों को स्वास्थ्य और कल्याण हेतु मनुष्यों और प्रकृति के बीच संबंधों को बहाल करना है, स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में वृद्धि करना और पर्यावरण के नुकसान और गिरावट में कमी लाना। ये इसका प्रमुख विजन है। इस विजन के लिए हम सबको काम करना है। जो हमारे वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ने भी जो मानव दबाव के कारण वन रेखण और क्षरण जो बढ़ गया, उसको वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ने भी रास्ता सुझाया है। पर ये सभी रास्ते चाहे वैश्विक स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य की स्तर पर हो, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, पूरे रास्ते प्रकृति से होकर गुजरते हैं। तो जरूरी है कि सारे आयामों को मिलकर, हम सब मिलकर, चाहे वो वैज्ञानिक समुदाय हो, ग्रामीण समुदाय हो, पढ़ने लिखने वाले हों, बिना पढ़ने लिखने वाले, ये सारे लोग मिलकर हम जब इस प्रयास को करेंगे तब इस पारिस्थितिक तंत्र की जो है बहाली संभव हो पाएगी। मैं थोड़े धर्म का आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा। जब भी धर्म की बात आती है तो हम आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, या फिर धर्म के और भी बहुत सारे आयामों को हम सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं है, मैं किसी व्यक्ति विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सारे धर्मों में प्रकृति को पूजा गया है। आज ही अभी वर्तमान में आयुर्वेद और एलोपैथी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बोलता है एलोपैथी श्रेष्ठ है, कोई बोलता है आयुर्वेद श्रेष्ठ है। और भाई, श्रेष्ठता की लड़ाई से यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब सिर्फ इस बात की है कि हमारी प्रकृति का संरक्षण कैसे हो, प्रकृति के माध्यम से हम कैसे निरोग बने और जन समुदाय के लिए क्या कल्याणकारी हो, जीव समुदाय के लिए क्या कल्याणकारी हो, इस पर बात करने की आवश्यकता है। जो मैं धर्म से जोड़ रहा था, तो हमारे प्राचीन समय से भी हमारा जो हम पर्यावरण आज दिवस मना रहे हैं, 5 तारीख को, हर 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। भारतीय धर्म में भी प्रकृति के सभी तत्वों की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन और महत्व है, क्योंकि भारतीय धर्म मानता है कि प्रकृति ही ईश्वर की पहली प्रतिनिधि है। प्रकृति के सारे तत्व ईश्वर के होने की सूचना देते हैं, इसलिए प्रकृति को देवता, भगवान और प्रीत्य भी माना गया है। वेदों में प्रकृति को समर्पित देवज्ञ और वैश्व देवज्ञ 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, जिसमें अब यहाँ पर जब यज्ञ की बात जब करूंगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यज्ञ के लिए जो लकड़ियां हैं उसका कटाई होगा और नुकसान होगा। ऐसा नहीं है। ये तो आज बन गया, कुछ लोगों ने यज्ञ को व्यवसाय का जरिया बना लिया। तब आप कहीं से भी लाइए लकड़ियों को, इमारती लकड़ियों को काट ले आइए, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उसको काट लाइए और ये यज्ञ नहीं है। पुराने समय में आप देखे होंगे एक समिधा नाम का शब्द है। समिधा का तात्पर्य है कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं या हमारे आसपास के वृक्ष हैं, उसमें से जो गिरा टूटा पड़ा हुआ जो लकड़ी है, उससे तात्पर्य है समिधा। तो यज्ञ की जब आप बात करते हैं तो उस समिधा का उपयोग करने की बात कही गई है, और उसी समिधाओं का कलेक्शन करके यज्ञ, 2 तरह के यज्ञ, देव यज्ञ से जलवायु
और पर्यावरण में सुधार होने की बात कही गई है, और वैश्य देवज्ञ प्रकृति और पर्यावरण की प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यज्ञ की बात की गई है। मतलब मैंने जो बताया, समिधाएं बीन कर उन्हें हवन के लिए चयन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं केवल एक मैंने मात्र क्योंकि धर्म को भी जोड़ना था तो मैंने यज्ञ का उदाहरण दिया कि यज्ञ भी और पूजन में भी प्रकृति की पूजा को सर्वप्रथम प्रकृति पूजन को बात कही गई है, क्योंकि मानव जीवन जब हमारे यहाँ मानव जीवन की उत्पत्ति हुई तब से हम प्रकृति, धर्म, विज्ञान ये सब एक दूसरे के अंतर्निहित हैं, और एक दूसरे को जोड़ने के रखने के लिए धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान है। धर्म के नाम से कम उन वृक्षों की पूजा तो की जाती है। बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसको धर्म के माध्यम से भी लगाने की बात कही गई है। निश्चित रूप से हम जैसे देखेंगे तो धर्म शास्त्रों में भी बहुत सारे ऐसे वृक्षों को, जैसे पीपल, नीम, कैट, बेल, आंवला, आम आदि के वृक्षों को लगाने की बात कही जाती है। इसी माध्यम से कम प्रकृति का कुछ तो संरक्षण हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर धर्म का, विज्ञान का, आयुर्वेद का, एलोपैथी की श्रेष्ठता की बात नहीं है। किसी भी माध्यम से, किसी भी बहाने से हमारा जो है प्रकृति तो बचे भाई, तभी कल्याण है, और उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अब मैं जो बात कर रहा था कि इसके परिणाम आपने कोरोना काल में देखा है, एकदम जो हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई थी, धूल धुएं से भरी भागती दौड़ती जिंदगी। तो कोरोना वायरस की जैसी महामारी आई, पर्यावरण की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई। लेकिन इसके मैं कुछ दुष्परिणाम भी आप लोगों को बताऊंगा। अभी माननीय उपाध्याय सर जो हैं हमारे वनौषधियों की बात कर रहे थे। हमारा भारत वनौषधियों से भरा पूरा है। विशेषकर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ हजारों प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और निश्चित रूप से वो हमारे इलाज के लिए तो काम आते ही हैं। देशज पद्धति, जो देशज ज्ञान विज्ञान है, वो बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। लेकिन अब जो सर अभी आपने जो वनौषधियों की बात की, मैं अभी छत्तीसगढ़ की ही बात करूंगा और भारत की बात करूंगा। जब कोरोना काल आया उससे पहले भी लोग गिलोय को जानते थे, लेकिन कोई पीता नहीं था। बहुत सारे लोग, कोई बाबा रामदेव को देख के पी लिया, कोई बैजनाथ को देख के पी लिया, वो अलग बात थी। जब कोरोना काल आया तो लोगों ने गिलोय का इतना अंधाधुंध उपयोग किया कि आज आप आसपास के यहाँ भी गिलोय दिखे रहे होंगे, वहां देखिएगा वो पूरा उजड़ गया है। सवाल इस बात का है कि हम, अगर हमको लगता है कि प्रकृति की ये चीज उपयोग है, तो उसकी उपयोगी को सस्टेनेबल यूजेस करने की बात है। उसकी जो हार्वेस्टिंग है उसको सस्टेनेबल हार्वेस्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि काल मेघ या चिरायता का हम उपयोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, किसी ने बता दिया तो आप पूरा उसका पेड़ ही उखाड़ पड़े हैं। बिचौलिए जानते हैं कि काल मेघ दिख जाता है, जंगलों में जाते हैं, बोरा बोरा भर लाके चिरायता या काल मेघ को लेकर आते हैं और वहां पर रोजिंग देते हैं, पूरे बोरा बोरा भर उसको उखाड़ देते हैं। रीजनरेशन कुछ नहीं है, जो है उसको उखाड़ते जाइए, और उसकी पूरी उतनी भाग की जरूरत ही नहीं। आप उसकी लीफ की 4 पत्ता लेकर भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही गिलोय का है, लोगों ने जागरूकता थी नहीं। अब गिलोय नार वाली होती है, नीम के झाड़ में जो लगा होता है उसे उत्तम माना गया है, तो लोगों ने क्या किया, उसका ताना लेने के लिए ऊपर की जरूरत है तो नीचे से निकाल दिया और वो ऊपर का पूरा गया, जड़ सहित गया। अब ऐसे सोचिए हजारों लोगों ने कर दिया तो पूरा गिलोय का विनाश हो गया। तो इस तरीके से सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की बात है, आप उसकी उपयोगिता को भी समझिए। जहाँ पर सर अभी सिंदूरी की बात कर रहे थे, हम लोगों ने अपने काफी बड़े क्षेत्र में सिंदूरी को लगाया है। तो मैं कुल मिला के अभी जो टॉपिक की ही बात कर रहा था, और समय बहुत कम है, मुझे समय का ध्यान है, आप लोग मुझे थोड़ा सा इंटीमेट कर दीजिएगा तो मैं अपना वक्तव्य खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं और हमारी चर्चाएं समाप्त नहीं होंगी। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जब से इंसान ने अपने भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जैव विविधता के साथ छेड़छाड़ और बेलगाम दोहन शुरू कर दिया, तभी से जो बायोडायवर्सिटी के अस्तित्व के लिए
संकट उत्पन्न हो गया है। जैव विविधता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण इंसान की लालची प्रवृत्ति है। हमारा जो लालच है ना, वो ही सबसे बड़ा कारण है। हम विकास के नाम पर पृथ्वी को बर्बाद कर देने में ना कोई कसर नहीं छोड़ते। ये चाहे मेरे लिए है या सभी मानव जाति में हम सब आते हैं, और सबसे ज्यादा दुरुपयोग हमने किया है और उसका दुष्परिणाम भी सबसे ज्यादा हम झेल रहे हैं, और अब भी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में झेलेंगे। मैं थोड़ा सा अगर समय हो तो इसमें मैं एक प्रेजेंटेशन भी बताना चाह रहा था। मैं बस 2 मिनट उस स्लाइड को ही आप लोगों के समक्ष रखूंगा, ताकि देखेंगे आपके रूरल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कैसे हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट, शेयर स्लाइड दिखा नहीं रहा है, स्क्रीन शायद यहीं से आएगा स्लाइड से। ये जी जी शायद स्लाइड स्लो हो रहा होगा सर। पानू सर। यस सर, यस सर, डॉक्टर अनुपम तिवारी इज प्रेजेंटिंग। जी जी स्लाइड आई होगी सर मेरी प्रेजेंटेशन से। यस सर, आ गई। यस सर। अब देखेंगे कि ये एक हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी है। चूंकि समय बहुत कम है, मैं जल्दी से स्लाइड दूंगा। हम लोग वही सारी चीजें बनाते भी हैं ताकि लोगों को प्रकृति से संबंधित प्रकृति की चीजों का सही सस्टेनेबल उपयोग कर सकें और उसका प्रसार कर सकें और प्रकृति के संरक्षण में उसका योगदान दे सकें। हम लोगों ने काफ़ी ऑर्गेनिक जो है अनाज पर, प्राकृतिक साबुन पर, हर्बल फिनाइल पर कुछ काम किया है। ये आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में बिल्कुल, और इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह भी हम लोग देते हैं बच्चों को। ये नीम से बना फिनाइल जो है वो उसका है। पानू जी लोग आए थे तब देखेंगे। इस बार हर्बल गुलाल का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ का ही उत्पाद है, जो सतावर है, हल्दी है, बिल्कुल छोटे छोटे पैक में। ये आप दसवन के रूप में निर्गुंडी का आप देख रहे होंगे, वर्मी कंपोस्ट, नार्गे कंपोस्ट, इस तरीके से। और ये हमने एक अभी थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि नरवा, घुरवा और बाड़ी, ये हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा परियोजना है, जिसके माध्यम से नरवा, जो भी 5J हैं हमारे, जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर, इन्हीं के अंतर संबंधों से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, एक दूसरे के उपयोगी हैं। तो इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी का जो कार्यक्रम है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। उसका एक मॉडल हम लोगों ने यहाँ डेवलप किया था। ये बिल्कुल पॉलीथीन से मुक्त रखने के लिए हम लोगों ने हैंडमेड पेपर आदि पे भी काम किया है। वन औषधियों पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ काम किए थे, और ये उन्नत चूल्हा आदि पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो गांवों के बीच में जाकर जो काम हम करें उसको गांव तक प्रसार और जागरूकता भी जरूरी है। गांव वाले सब जानते हैं, पर उनको थोड़ा सा वो जानते हैं वो टेक्निक है, और हम जो सिखाते हैं वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी भी टेक्निक से ही आता है, उन्हीं की टेक्निक को हम टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपनी कार्य योजना मिलकर बनाते हैं करके हमने एक स्लोगन दिया था, और इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ये काम जो है इस तरीके से हमने किया था। तो उसके प्रेजेंटेशन में मैंने थोड़ा सा देने की कोशिश की है आप लोगों को। और ये हमारा प्लास्टिक मुक्त अभियान का भी काम चलता है। तो मैं अपनी स्लाइड भी यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि हेलो। हाँ सर जी। तो बहुत संक्षिप्त समय था, और इस समय पे मैं कुछ सारगर्भित करने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है कुछ त्रुटियां हुई हो तो आप लोग कराएंगे। बहुत आपका को यही विराम करता हूँ, क्योंकि हमारी बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। हालांकि समग्र रूप से समेटना 10 मिनट में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत अच्छी जानकारी दी। हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे जिको क्लब के बच्चे हैं डॉक्टर अनुपम तिवारी जी के साथ जुड़े,
और उनके इस ज्ञान को जो है उसको लेकर उनसे अपने दैनिक जीवन में उतारे, जिससे कि एक्चुअली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो सके। थैंक यू अनुपम सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं इको क्लब सदस्य जो हमारी टीम की इको क्लब की है पूनम सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय सतीश सर, अनुपम सर, भानु सर और इस वेबिनार से जुड़े सभी लोग, मैं आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल की तरह इस वर्ष भी 5 जून को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार ये दिवस खास इसलिए है क्योंकि इसके साथ साथ ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत उत्सव। इस बार का मुख्य थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रखा गया है, जिसका सीधा सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे इकोसिस्टम को जो भी लॉस हुआ है अभी तक, हमारी पृथ्वी, हमारे पर्यावरण और प्रकृति को जो भी क्षति हुई है, उसे हम अपने हरित क्रियाओं द्वारा वापस से पुनर्स्थापित कर पहले जैसा करें। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे बात करने से पहले इकोसिस्टम क्या होता है उसको हम जानेंगे। इकोसिस्टम हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे जैविक और अजैविक तत्व आपस में मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे कि स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, मैदानी भूमि का पारिस्थितिकीय तंत्र और वन का पारिस्थितिकीय तंत्र। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये सभी जो पारिस्थितिकीय तंत्र हैं, कहीं ना कहीं इन पर एक्सटिंक्ट होने का, इनके लॉस जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है और ये जो खतरा है निरंतर इस पर मंडरा रहा है। जैसे कि वनों की अत्यधिक कटाई हो रही है, तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो हम देखते हैं कि डिग्रेड होता चला जा रहा है, उसका खनन होता चला जा रहा है। समुद्री इकोसिस्टम जो हम देखते हैं उसमें आज जो समुद्री जीव है उससे ज़्यादा प्लास्टिक हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन प्राकृतिक इकोसिस्टम पारिस्थितिकीय तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही जो हर दिन हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज भी पारिस्थितिकीय तंत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और इसके डिग्रेडेशन को बढ़ावा दे रहा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इकोसिस्टम रिस्टोर करने के लिए हरित क्रियाओं को अपनाएं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि पौधा लगा सकते हैं, हम जल को बचाना है, हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना है, लेकिन आज इन सभी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो जानते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में वास्तव में उसको करें, उस बात पे अमल करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करते रहें। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें किसी चीज़ का संरक्षण करना है या किसी चीज़ को पुनर्स्थापित करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये आवश्यक है कि हम उस चीज़ के बारे में और उसके महत्व के बारे में लोगों को समझाएं। जैसे कि इकोसिस्टम क्या है, उसके क्या महत्व है, वो हमारे दैनिक जीवन में कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों को बताते हैं तो स्वतः ही उनके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी कि हमारे लिए अगर ये चीज़ इतनी ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है कि हम इसे संरक्षित करके रखें। तो इस तरह से इकोसिस्टम को हम रिस्टोर कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमने कोविड-19 के पैंडेमिक टाइम में देखा कि जब हम सब अपने अपने घरों में थे तो प्रकृति जो थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से पुनर्स्थापित हो रही थी स्वतः ही। लेकिन ये कब तक होगा? कभी ना कभी तो हम बाहर आएंगे। हमें ज़रूरी ये है कि हम अपने आदतों को बदलें। अगर हम अपने आदतों को बदलते हैं, अपने व्यावहारिक चीज़ों को बदलते हैं, तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि हम इकोसिस्टम को पुनर्स्थापित करने में सक्षम होंगे। तो इस तरह से हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि व्यवहारिक परिवर्तन अपने अंदर लाएं और इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में अपनी भूमिका निभाएं। हमारी जो टीम है वो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करती रहती है जिसमें हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सतत विकास के लक्ष्यों को पूरे करने के लिए जो कार्य है वो करते रहते हैं। और इस तारतम्य में मैं आप लोगों को एक पीपीटी के थ्रू हमारा एक छोटा सा एक्ट दिखाना चाहूँगी, जिसमें कि आप देखेंगे कि कितने ईजी तरीके से हम जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं। सर पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है।
सर अभी दिखाई दे रही है? हाँ ठीक है, सीड बॉल। अच्छा, तो सर ये हमारी टीम के द्वारा एक पहल थी सीड बॉल इनिशिएटिव करके, जिसमें हमने जो बीज होते हैं किसी भी पौधे के जो बीज बच जाते हैं और जिनको हम, जैसे कि सतीश सर अभी बता रहे थे कि वो अभी आम के जो बीज है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसी टाइप का एक पहल है ये हमारा, जिसमें हमने ना केवल आम के बल्कि विभिन्न प्रकार के बीजों को संरक्षित किया और उससे सीड बॉल्स बनाया। सर सीड बॉल्स जो है वो एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके जरिए हम खेल में सीड बॉल्स बना के और इनसे प्लांटेशन कर सकते हैं। तो हमने इसे बनाया और हमने अपने तरीके से इनके जो स्टेप्स रखे वो काफ़ी इजी रखे, जिससे कि कोई भी किसी भी वर्ग का जो व्यक्ति है वो इसे बना सके, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी यंग लोग हो। तो इस तरह से हमने जो स्टेप्स फॉलो किए वो ये थे कि हमने सबसे पहले तो ध्यान में रखा कि हमें रॉ मटेरियल्स जो है वो ऐसे सेलेक्ट करने हैं जो इजीली अवेलेबल हो, और हमने इसमें मिट्टी और उसके साथ ही रेतीली मिट्टी का उपयोग किया। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सैंड एक्सट्रैक्ट वाले मिट्टी का यूज ना करते हुए मिट्टी के साथ कोई भी रेत मिला करके यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑर्गेनिक मैन्योर, पानी और सीड, इन सब का यूज हम एज अ रॉ मटेरियल इस सीड बॉल को प्रिपेयर करने में करते हैं। और सेकेंड स्टेप में हम इन सभी रॉ मटेरियल्स को, बीजों को छोड़ करके बाकी सभी रॉ मटेरियल्स को सही अनुपात में एक दूसरे से मिलाते हैं और मिट्टी को अच्छे से गूंथते हैं। इसको गूंथने के बाद हम इससे मिट्टी की छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं और इन लोइयों में फिर हम जो बीज है उन्हें इंसर्ट करते हैं, उनके अंदर बीज को डालते हैं और इन बीजों को डालने के बाद वापस से फिर हम इन्हें लोई के रूप में बना करके और ये सीड बॉल्स को तैयार करते हैं। तो इस तरह से सिर्फ इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप सभी इस तरह के सीड बॉल्स को बना सकते हैं और इजीली प्लांट कर सकते हैं। तो इस सीड बॉल को बनाना जितना आसान है उतना ही आसान है इसको प्लांट करना, लेकिन इसको जब हम लगाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम इन सीड बॉल्स को ज़मीन में लगाते हैं तो हमेशा उसको 1/3 मिट्टी के नीचे लगाएं, जिससे कि ये आसानी से जर्मिनेट हो सके। और जब भी हम सीड बॉल्स को लगाएं तो हम ध्यान में रखें कि जो एरिया है जहाँ हम लगा रहे हैं वो मॉइस्ट होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए। इस पहल के तहत हमने ज़्यादातर लोकल वैरायटी के जो सीड्स हैं उसको ज़्यादातर प्रमोट करने की कोशिश की, यूज़ किया, ताकि हम अपने जो स्थानीय जैव विविधता है उसको कंजर्व कर सकें और उसको रिजेनरेट कर सकें। इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो मिट्टी का लेयर इसके ऊपर होता है ये इसे चूहे, चिड़िया या चींटियों से बचाता है। और इस सीड बॉल को हम बहुत ही कम मेहनत में, कम समय में ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं और ये इतना सिंपल है कि कोई भी किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा खर्च भी आपको नहीं आएगा, सारी चीज़ें आप अपने अनुसार अरेंज करके इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से हमने 2000 से ज़्यादा सीड बॉल्स अब तक बना करके डिफरेंट एरियाज में अपने बिलासपुर शहर के इसे प्लांट भी किया है। हमने अपने लाइफलाइन रिवर जो अरपा है बिलासपुर की, उसके साइड्स पे अलग अलग रोड के जो डिवाइडर्स है उन पे और ऐसे कई सारे स्थान में इन्हें प्लांट किया है। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि इनमें से 75% जो सीड बॉल्स है अभी वो पौधे के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और अभी भी जीवित है। तो इस तरह से ये छोटी सी पहल से हमने अपना छोटा सा योगदान दिया है और कोशिश की है कि हम जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसे वापस से रिजेनरेट कर सके और पुनर्स्थापित कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, मैं थैंक यू कहना चाहूँगी छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड को कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया जहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें लोगों से शेयर करते हैं और लोगों के जो व्यूज़ है पर्यावरण के ऊपर उनसे सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूनम सिंह जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आज जो हमारा सेशन था, द्वितीय सेशन एक भारत श्रेष्ठ भारत, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे वक्ताओं में श्री सतीश जी, पूनम सिंह और डॉक्टर अनुपम तिवारी जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी हम सबको दी। और इस प्रकार अगर हम आगे बढ़ते रहें तो वो दिन जल्दी नहीं कि हमारा भारत एक श्रेष्ठ भारत होगा, हमारा छत्तीसगढ़ जो है एक श्रेष्ठ प्रदेश होगा। और मैं सभी वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन लोगों ने ज्वाइन किया और हमें सुना, मैं अपने वक्ताओं को सुना, उनको भी धन्यवाद देता हूं।
और ये और के इको टिप्स अगर किसी को देना है सतीश सर, आप डॉक्टर अनुपम तिवारी जी और पूनम सिंह जी, तो आप इको टिप्स दे सकते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं। जी, मैं जो फील्ड में जो सफलता मिली मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। बताएं सर। मैंने ये कहा कि आप यदि किसी सड़क के किनारे जा रहे हैं, वहां पर पीपल के छोटे छोटे पौधे हैं, उनको सावधानी से निकाल लें और मंदिर परिसर में बगैर किसी उससे कि मंदिर परिसर का धार्मिक वातावरण वो बरगद और पीपल को आत्मसात करता है, वहां पर आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से वो पौधे को रोप दें, क्योंकि वो जो पीपल लगा हुआ है कंक्रीट में पौधा, वो आने वाले 1.5 महीने में सूख जाएगा, वो वहां पनप नहीं सकता। इसलिए अभी हम लोगों ने क्या किया कि जहां जहां पीपल मिले, अभी 67 पीपल 5 तारीख को हमने तैयार किया है रोपने के लिए। हमारे जो बहुत बहुत मित्र हैं वो बधाई सर। बरगद तैयार किए हैं। तो इस बार जो है बरगद और पीपल ये जो है अभियान चलाकर हम मनेंद्रगढ़ कोरिया में ये कोशिश कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों में तुरंत, यदि धार्मिक स्थलों में जाएं, अब बोले हम पीपल लेके आए हैं, तो बड़ी अच्छी भावनाओं से हमको जो है ये कहना चाहिए स्वागत किया जाता है कि आप लगाइए। परिसर, ये आवासीय परिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं धार्मिक स्थल पर इस पे आप जो है लगा सकते हैं बरगद और पीपल। इस बार जो भी पीपल कहीं पनपे हैं प्राकृतिक रूप से परिंदों के बीच से, उनको जो है संरक्षित किया जाए। वो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देगा पीपल, और बरगद हमें शीतल छाया देगा। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ये जो है वरदान होगा। इसलिए इस टिप्स के माध्यम से मैं कहता हूं, जैसे कि इस सीजन में आम की गुठली को संरक्षित किया जाए। निश्चित रूप से आम पनपता है। दशहरी आप लेके आते हैं, दशहरी की एक वैरायटीज आप जो है चिन्हांकित करके रखिए कि ये दशहरी है, क्योंकि जब पत्ते निकलते हैं तो ये पता नहीं चलता कि ये आम देसी है कि कोई विशेष प्रजाति का आम है। इसलिए जहां जहां आप जो आम लगाएं, चौसा लगाएं, दशहरी लगाएं, नीलम लगाएं, लंगड़ा लगाएं, मालदा लगाएं, जो भी लगाएं, उसको आप चिन्हांकित करिए और जरूर संरक्षित करिए। मैं ये कहना थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। अनुपम सर, आपके तरफ से कोई इको टिप्स? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा। अभी गुड़िया ने भी मिट्टी के छोटे छोटे बाल और उसमें बीज डाल के बात की थी। बहुत अच्छा प्रयास है वो। हम लोग भी यहाँ पर वही करते हैं। जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सिंदूरी का सीड उपलब्ध होता है, और हम लोग भी उसके जो मिट्टी के बाल बनाकर, सीड बॉल बनाकर, उसको हम लोग जो जंगल के आसपास रीजनरेशन के लिए खाली भूमि पे उसको हम लोग रोपण करते हैं। एक तो ये टिप्स बहुत अच्छा है जो गुड़िया ने भी बताया, इसको सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास जो भी बीज है उसका सीड बाल बना के जहाँ जाएं, बरसात के दिनों में उसको डाल दें तो कुछ तो पौधा रीजनरेट हो जाएगा। दूसरी बात, इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हम बार बार रीजनरेशन की बात करते हैं। तब तक लोग रीजनरेशन नहीं करते हैं जब तक उसको प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है। तो हम, जैसे सर ने अभी बताया कि मंदिर या धर्म स्थलों की भी बात की गई, वो निश्चित रूप से जहां पर इंसान को ना मानव वही काम करता है जहां उसका लालच होता है। सर ने भी जो धर्म को जोड़ के जो बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। उनको लगेगा इससे कुछ आशीर्वाद रूप का है तो वो करें। ऐसे ही एक सुझाव मैं दे रहा हूँ कि लोगों को कुछ चीजों का उपयोग हम सिखाएं। वो उपयोग पहले करते थे, अब अभी बंद कर दिए हैं। जैसे एक निर्गुंडी का पौधा है, नीम का दातुन के लिए तो करते ही हैं। निर्गुंडी का पौधा से दांत करने से कोई दंत रोग नहीं होगा। उसकी पत्ती को खा लेने से पूरे कोई भी छाला है वो दूर हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो वृक्ष हैं, झाड़ी हैं, पौधे हैं, साकी पौधे हैं, तो 5-5 पौधों का ऐसा कुछ उपयोग बताते हुए इन पौधों को लगाने का सुझाव दिया जाए, ताकि वो उस लालच में कुछ तो पौधे लगाएंगे। हल्दी का उपयोग घर की हल्दी से करें, 4-5 हल्दी को अपने लगा दें गार्डन में, वर्ष भर आप उसका हल्दी का उपयोग करें।
इस तरीके से, चाहे वो बाड़ी विकास का माध्यम हो, बिल्कुल सर। किचन गार्डन के माध्यम से हो, नक्षत्र वाटिका के माध्यम से हो, धर्म स्थलों पर हो, ऐसे हमको उपयोग की जानकारी के साथ ऐसे सुझाव हमको ज्यादा से ज्यादा देने हैं, ताकि लोग जागरूकता हों, लाभ के लिए जागरूक हों, बिल्कुल सर। चाहे पर्यावरण के लिए बचाने के लिए जागरूक हों, किसी भी माध्यम से जागरूक हों, हमारे पर्यावरण को फायदा होगा। बस मैं यही करके अपना थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। कल फिर हमारा सेशन 3 है, जिसमें रमेश कुमार सोनी जी बसना से, श्री नरेंद्र पर्वत जी जिला समन्वयक रायगढ़ से, और हिमांगी जो है इको क्लब से जुड़ेंगी। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कल जरूर जुड़े, कुछ नई जानकारी प्राप्त करें, और आज के लिए हमें सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर मैं एक इको टिप शेयर करना चाहूंगी। हाँ ठीक है, इको टिप्स। हाँ सर मैं यही इको टिप शेयर करना चाहूंगी कि आज जो कार्बन का उत्सर्जन हमारे वातावरण में हो रहा है, उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज है वो हम सभी देख रहे हैं। तो मेरा यही इको टिप रहेगा कि आपके आसपास जो भी वेटलैंड्स है, नम भूमि है या तालाब है, उसे जरूर संरक्षित करें, क्योंकि ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन जो हमारे वातावरण में उत्सर्जित होता है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अवशोषित करते हैं। तो आपके आसपास जो भी वेटलैंड्स है उसे कंजर्व करें और आप अपना योगदान दें पर्यावरण के संरक्षण में। थैंक यू सर, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा पानू सर। जी सर। हेलो जी। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हमारे पास काफी मात्रा में हमारे पास सिंदूरी, बिक्सा और इलेना की सीड उपलब्ध है। हम लोग तो जी कर ही सर। रहे हैं प्रयास, क्योंकि इकोसिस्टम जो इको क्लब है हमारे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में है, शायद मुझे जैसा लग रहा है। जी तो सर। मैं आपके माध्यम से सारे इको जो क्लब हैं उन तक थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाएगा। करीब मेरे पास बिल्कुल 4 सर। से 5 किलो उपलब्ध है। वो सीड भी जी सर। हमसे, मैं आते जाते आपके पास छोड़ दूंगा। तो पूरे इको जी सर। जो क्लब है उसके माध्यम से आप उसके सीड बाल बनवा के पूरे छत्तीसगढ़ में उसको करवा दीजिए। बिल्कुल मैं सर, उसको हम लोगों ने एक सीड बॉल बैंक बनाया है अनुपम सर, और उसके जी थ्रू जी इस बार जो जिन स्कूलों को सीड चाहिए उनको जी बकायदा जी हम सीड प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा भी जुलाई महीने में, जी तो जी आपके सीड का भी उपयोग करेंगे। मैं जी जी सबसे अनुरोध काफी है। करता हूँ कि अपना 10 से 15 किलो मेरे कैमरा पास एक है। बार, यस सर, जी अपना कैमरा एक बार सब ऑन कर ले, जिससे कि एक ग्रुप फोटो हम लोग ले ले मीडिया के लिए। सारे लोग अपना कैमरा जो है वो ऑन कर दें, जितने जी लोग जी। हैं, तो एक बार सारे लोगों का एक ग्रुप फोटो। अब मुझसे याद से ले लीजिएगा वो सीट को, बिल्कुल और बिल्कुल मुझे सर, याद बिल्कुल सर, दिलाइएगा, मैं पहुंचा दूंगा। तो बिल्कुल सभी सर। जगह हमारा उपयोग हो जाए वो। जी ओके सर, बस उत्तम, ओवर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सबको धन्यवाद। कल 4:30 बजे फिर हम जुड़ते हैं। मैं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसमें इतनी अच्छी जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू सर।